शॉर्ट रिव्यू क्या होता है। देखिए शॉर्ट रिव्यू क्या होता है, आपके इंग्लिश में आज जितने भी चैप्टर्स हैं जो बेसिक भी है और साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम से क्या है रिलेटेड, तो जितने भी आज चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम लोग आज की क्लास में सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ध्यान देंगे है ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन जो वर्ड है ना, ये ट्रांसलेट से बना है। किससे बना है बाबू? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ट्रांसलेशन वर्ड किससे बना है बताइए? ट्रांसलेट से। ट्रांसलेट का अर्थ होता है अनुवाद करना। ट्रांसलेट का अर्थ क्या होता है? अनुवाद करना। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कोई बात नहीं करेगा। ट्रांसलेट का अर्थ क्या होता है? अनुवाद करना। और ट्रांसलेट जो वर्ड है ना, ये अपने आप में एक वर्ब है। क्या है बाबू? वर्ब है। ट्रांसलेट वर्ड जो है अपने आप में एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इसको हिंदी में कहते हैं अनुवाद करना। क्या कहते हैं? अनुवाद करना। ट्रांसलेट वर्ड का अर्थ क्या होता है बताइए? अनुवाद करना। और अनुवाद करना अपने आप में क्या है बाबू? वर्ब है। लेकिन जब ट्रांसलेट में आप ION जोड़ते हैं, ट्रांसलेट में आप क्या जोड़ते हैं? ION जोड़ते हैं, तो आपका नया वर्ड बनता है ट्रांसलेशन। क्या बनता है? ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन का जो अर्थ होता है वो अनुवाद होता है। क्या होता है? अनुवाद होता है। ट्रांसलेट का सिर्फ अर्थ क्या होता है? अनुवाद होता है। सिर्फ ट्रांसलेट का अर्थ क्या होता है? अनुवाद। और ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? अनुवाद करना। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? अनुवाद करना। अब एक बात समझिएगा कि जैसे ये जो ट्रांसलेशन वर्ड है ना, ये अपने आप में एक नाउन है। क्या है बाबू? नाउन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवाद और अनुवाद करना, इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर है एक वर्ड आपका वर्ब है और दूसरा वर्ड क्या है? नाउन है। बताइए अनुवाद क्या है? नाउन है। और अनुवाद करना क्या है? वर्ब है। अनुवाद करना क्या है? वर्ब है। बात समझ में आया कि नहीं है? अनुवाद करना क्या है? वर्ब है। अब एक बात समझेंगे बाबू, अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, सुने, अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, तो पहला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? अनुवाद। और ट्रांसलेट मीन्स क्या होता है? अनुवाद करना। अब इस बात को समझिएगा कि ट्रांसलेशन होता क्या है, किसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज होता है, क्या होता है बाबू? लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है बताइए? लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा होता है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। इसमें क्या होता है ना कि हम एक भाषा को, ठीक है, एक भाषा को दूसरी भाषा में, किस भाषा में बाबू? दूसरी भाषा में क्या करते हैं? बदलते हैं। बदलते हैं, ठीक है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं। याद रखिएगा, अनुवाद वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है बाबू? प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन एक क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। क्या कहते हैं बाबू? प्रक्रिया। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहेंगे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, कोई बात नहीं करेगा। वी आर लर्निंग इंग्लिश, बताइए बाबू, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यह कौन सा लैंग्वेज होगा? कौन सा लैंग्वेज होगा? इंग्लिश होगा कि नहीं होगा? यह इंग्लिश है। अब इस चीज को आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश का हिंदी बताइए। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हिंदी क्या हो जाएगा? हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये कौन सा भाषा हो गया? क्या हो गया बाबू? हिंदी।
तो हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में बदलने की जो क्या होती है प्रक्रिया होती है, उसका नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। उसका नाम क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ, कह रहे कि ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, जिससे हम एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुवाद कहते हैं। और अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है? तो ट्रांसलेट वर्ड जो है ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। और ट्रांसलेशन अपने आप में क्या है? नाउन। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं। अब ट्रांसलेशन के बाद आपको जानना होता है बाबू ग्रामर। ट्रांसलेशन के बाद आपको क्या जानना होता है? ग्रामर। समझिएगा, ट्रांसलेशन के बाद आपको जानना है ग्रामर के बारे में। किसके बारे में? ग्रामर के बारे में। ट्रांसलेशन के बाद आपको किसके बारे में जानना है? ग्रामर के बारे में। समझेंगे ग्रामर क्या होता है। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? व्याकरण कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। अच्छा देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर का स्पेलिंग जो है GRAMMER लिखते हैं। ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं मिस स्पेल्ट वर्ड। क्या बोलते हैं? चलिए, मिस स्पेल्ट वर्ड बोलते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड समझिए बाबू आप, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? ई है। जहां ग्रामर में GRAMMER होता है, ये वर्ड आपका क्या होता है? गलत होता है। तो ग्रामर का जो सही स्पेलिंग होता है, वो क्या होता है बताइए? GRAMMAR। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। याद रखिएगा कि व्याकरण जो होता है, ठीक है, व्याकरण शिक्षा की वह शाखा होती है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। जिससे हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आता है, वही व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण जो होते हैं, जिसको आप ग्रामर कहते हैं, इसके 5 भाग होते हैं बाबू। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ग्रामर का कितना भाग होता है बताइए? 5। पहले भाग को कहते हैं फोनोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? फोनोलॉजी। क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। पहले भाग को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का दूसरा नाम होता है ऑर्थोग्राफी। क्या नाम होता है बाबू? ऑर्थोग्राफी। फोनोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। फोनोलॉजी का दूसरा नाम ऑर्थोग्राफी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे बताइए? वर्ण विचार। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ण विचार। ये ग्रामर का कौन सा पार्ट होता है बाबू? पहला पार्ट होता है। यानी फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी ग्रामर का कौन सा पार्ट होता है? पहला पार्ट होता है जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में, किसके बारे में बाबू? लेटर्स के बारे में। इसमें जो है ना, फोनोलॉजी में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? लेटर। अच्छा, लेटर्स कितने होते हैं बताइए? 26। लेटर्स कितने होते हैं बाबू? 26 होते हैं। ये 26 लेटर कहां से कहां तक होते हैं बताइए? A to Z। A to Z। ये 26 लेटर्स होते हैं आपका A to Z। A to Z का जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाबू अल्फाबेट। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अल्फाबेट जो वर्ड है, ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिए। अल्फाबेट जो वर्ड है ना, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। ये बात हमेशा से याद रखिएगा। कॉमन एरर एक चैप्टर होता है कंपटीशन में। कंपटीशन जब होता है ना, जो 11 12 के बाद जब आप तैयारी करेंगे, जैसे एनडीए वगैरह का तैयारी करेंगे या एसएससी सीजीएल का तैयारी करेंगे, बैंक पीओ का तैयारी करेंगे, तो जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक चैप्टर आता है कॉमन एरर। क्या आता है? कॉमन। उसमें ये नियम होता है कि जो अल्फाबेट वर्ड होता है ना, इसमें एस नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? यानी अल्फाबेट्स आप बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अल्फाबेट्स बोल दीजिएगा तो, जैसे पुअर में पुअर्स बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगाने पर वो वर्ड ही गलत हो जाता है। वर्ड क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, अल्फाबेट हमेशा किस फॉर्म में रहता है? सिंगुलर फॉर्म। अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये पंखा जो आप लोग डुला रहे हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
ये पंखा जो कॉपी किताब का पंखा लेके डुला रहा है उससे कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं, हमारा भी शरीर पंच तत्वों से ही बना है। बना है कि नहीं बना है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ये एक नौटंकी है, एक दिखावा है कि हमको बहुत गर्मी हो रही है। और जिसका देखिए, जब आपको अपना कर्तव्य पता रहेगा ना कि हमको ये काम करना है, क्या आपके पिताजी कहीं पे काम करते हैं तो साथ में पंखा लेके जाते हैं कि कहीं लाइन कट जाएगा तो हम गर्मी से मर जाएंगे? नहीं। देखिए, ये एक नौटंकी है। क्लास में कॉपी किताब ले करके और हवा खाना, ये क्या है? नौटंकी। इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप विद्यार्थी जीवन में अगर 32 डिग्री या 34 डिग्री टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले समय में कुछ बन जाएंगे? विद्यार्थी जीवन बहुत तपने वाला चीज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये अक्सर कहा जाता है जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं और जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि नहीं एसी में बैठ के आप पढ़ाई करेंगे। अच्छा ये बताओ, एसी में बैठ के कोई पढ़ाई कर पाएगा? नींद आने लगेगी। जब आपको जैसे खाना खा लीजिएगा ना शाम को, बिना खाए आप 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नोटिस कीजिएगा कि जब आप खाना खा लीजिएगा तुरंत आपको नींद आने लगेगी। बात समझ रहे हैं ना? मतलब जब आपके शरीर को आराम मिलेगा तो क्या मांगेगा? नींद मांगेगा। तो इस पे ध्यान नहीं देना है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें देखिए, ये जो साल भर में हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, कितना भर में? साल भर में चैप्टर पढ़ाते हैं, वो हम आपको 1 से 1.5 घंटा में उन सारी चैप्टर्स का हम शॉर्ट रिव्यू करवाने वाले। क्यों? ये क्यों होने वाला है? ताकि आप इस चीज को समझें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हम पढ़े हैं और क्या हमें अभी पढ़ना है, और हमें टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। 1 से 1.5 घंटा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वो टोटल चैप्टर हम रिवीजन करवा देंगे जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज पे ध्यान देना है। बताइए, लेटर्स कुल कितने होते हैं? 26 लेटर कहां से कहां तक? ए से लेकर जेड तक। देखिए, ए से लेकर जेड तक का जो लेटर होता है इसको हम वर्णमाला कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो बताइए, अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाए थे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वो हिंदी का डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? लेकिन इंग्लिश में तो ऐसे नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर फ्रॉम ए टू जेड इन इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर होता है, समझ रहे ना, इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अल्फाबेट कहते हैं। अब ये अल्फाबेट जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। अच्छा, पहला भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। 1 से 1.5 घंटा आप लोग अच्छे से टाइम दीजिएगा ना तो टोटल चैप्टर आपका हम रिवीजन करवा देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, वॉवेल्स कितने होते हैं बाबू बताइए? वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। बताइए कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। अच्छा बताइए, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। ये सब आप लोगों को बताना है, छोटा छोटा चीज है, ये आप लोगों को बताना है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितना कवर किए हैं। बात समझ रहे हैं कि इतने दिनों में आप कितना कवर किए हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को बताना है, हमको नहीं बताना है। बताना किसको है? आपको, क्योंकि ये सारा चीज आप पहले से भी पढ़े होंगे और इसका धीरे धीरे हम लोग करके वहां तक पहुंचेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो बताइए, वॉवेल्स कितने होते हैं बाबू? क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहां से कहां तक होता है बताइए? अ से अ तक। अ से अ तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर। आप याद रखिएगा कि एन भी इसी के पहले लगता है। याद है आपको? एन किसके पहले लगता है? तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अ से अ तक से शुरू होता है। जैसे बताइए, एप्पल के पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? एलिफेंट के पहले, अंदर करो पैर अंदर पैर। इसके बाद बताइए, ऑरेंज के पहले किसका प्रयोग करते हैं? एग के पहले, एक्टर के पहले, एक्ट्रेस के पहले,
तो सब एन लगता है। एन उसी के पहले लगता है जो अ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है बाबू? अब बताइए दूसरा जो हमारा वर्ड होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है? सेमी वॉवेल्स होता है। क्या होता है बाबू? सेमी वॉवेल्स। दूसरा वर्ड हमारा क्या होता है बताइए? अच्छा, सेमी वॉवेल्स क्या क्या होता है बताइए? डब्ल्यू और वाई। सेमी वॉवेल्स क्या होता है? डब्ल्यू और। अच्छा, सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। आपको बताए थे कि जो डब्ल्यू है इसका व भी उच्चारण होता है और उ भी उच्चारण होता है, और साथ ही साथ जो वाई है इसका य भी उच्चारण होता है और ई भी उच्चारण होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस 2 लेटर का नाम क्या दिया गया? सेमी वॉवेल। जैसे आप काऊ लिखेंगे, ठीक है, और नाउ लिखेंगे तो डब्ल्यू का उच्चारण देखिएगा उ आ रहा है, लेकिन अगर आप वीप लिखेंगे या स्विम लिखेंगे तो स्विम में देखिएगा वो आता है और वीप में भी क्या आता है? वो आता है। आता है कि नहीं? तो डब्ल्यू का उच्चारण वो भी होता है और उ भी होता है। जैसे आप वाई का उच्चारण देखिएगा तो एक जैसे अगर आप रे कहते हैं, आर ए वाई, रे माने किरण होता है ना, या डे होता है ना, डे, तो डे या रे या बॉय जो होता है इसमें य आता है, लेकिन ट्राई, क्राई, फ्राई, ड्राई ये सब क्या आता है? ई आता है। तो वाई का अंत जब लास्ट में होता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ई हो जाता है। तो डब्ल्यू और वाई को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? सेमी वॉवेल्स कहते हैं। डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं? अब बताइए जो तीसरा लेटर होता है इसका नाम आप लोग बताइए क्या होता है? अच्छा, कॉन्सोनेंट का स्पेलिंग बता सकते हैं? सी ओ क्या होता है? सी ओ एन एस ओ, एन ई एन टी होता है कि एन ए एन टी होता है? अच्छा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। नेंट का स्पेलिंग एन ए एन टी होता है ना कि एन ई एन टी होता है। एन ई एन टी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितना बच गया बताइए? 19, क्योंकि कुल लेटर्स कितना होता है? कहां से कहां तक? ए से। तब 5 तो हम लोग निकाल दिए क्या? वॉवेल। और 2 क्या निकाल दिए? तब 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। कुल होता कितना है? 26। तो बताइए 26 में हम 7 निकाल दिए तो कितना बचा? तो ये 19 में क्या क्या जाएगा? पहला बी आ जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इस तरह से 7 को छोड़ देंगे, सुनिए 7 को छोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? कॉन्सोनेंट मिल जाएगा। तो ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। ठीक है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। A group of 26 letter from A to Z English grammar is called alphabet। तो आपको अल्फाबेट, लेटर, ग्रामर ये सब समझ में आ गया। अब देखिए ये जो हम लोग पढ़े ना, ये जो पढ़े ये हमारा कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट था। इस तरह से ग्रामर के कुल कितने पार्ट्स होते हैं बताइए? 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5। जिसमें कौन सा पार्ट हम लोग पढ़े अभी? फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आएगा। कौन पार्ट आएगा बाबू? दूसरा। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट हमारा होता है इटिमोलॉजी। क्या होता है बाबू? इटिमोलॉजी होता है। अच्छा, आप बताइए इटिमोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? शब्द विचार। अच्छा बताइए अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है ना उसी से वर्ड बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। याद रखिएगा, कोई भी अगर वर्ड बनाना है, कोई भी वर्ड बनाना है तो वर्ड बनाने के लिए आप किसकी सहायता लेते हैं? लेटर्स। हम लोग लेटर्स पढ़े कि नहीं पढ़े कि ए से लेकर जेड तक जो होता है इसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वर्ड किससे बना होता है? लेटर से बना होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, लेटर्स को कितने भागों में हम लोग बांटने थे? 3। लेकिन वर्ड्स को जो हम लोग बांटते हैं वो 8 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? वर्ड्स बात नहीं करो बाबू। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? वर्ड्स कितने टाइप के? 8 टाइप के। ये 8 टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में कहेंगे शब्द के भेद। किसके भेद? ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 8 प्रकार के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं आप लोग बता सकते हैं? ये वर्ड कौन कौन से होते हैं?
तो बताइए पहला वर्ड क्या होता है? नाउन। पहला वर्ड होता है बाबू नाउन। अच्छा, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा। आप तो जानते हैं कि किसी भी नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। नाम तो आप बता सकते हैं, चाहे किसी लड़का का नाम हो, चाहे किसी लड़की का नाम हो, चाहे किसी मेल का नाम हो, चाहे किसी फीमेल का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, है चाहे किसी जानवर का नाम हो, जानवर का नाम। तो आप जानते हैं ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड माने क्या होता है? नाम बताने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अब एक बात बताइए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब एक बात समझिए कि नाउन के बाद जो हमारा दूसरा वर्ड आता है, नाउन के बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका नाम क्या होता है? प्रोनाउन होता है। क्या होता है? बाबू बताइए प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्व मीन्स होता है सभी, है सर्व मीन्स होता है सभी, और नाम मीन्स होता है नाउन। यानी कि नाउन के बदले आने वाले सभी जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बाबू बताइए आई प्रोनाउन है कि नहीं है? आई क्या है? प्रोनाउन। अच्छा, वी भी क्या है? प्रोनाउन। ये किस पर्सन का प्रोनाउन है बताइए? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी। बात बाबू बात नहीं कर। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? आई और। अच्छा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, और क्या क्या यही एक प्रोनाउन होता है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन है। जैसे आपका दिस भी प्रोनाउन होता है, दिस भी प्रोनाउन होता है, और डैट भी प्रोनाउन होता है। हल्ला नहीं कर बाबू। दिस भी प्रोनाउन होता है और डैट भी क्या होता है? लेकिन इस प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है बाबू? लेकिन दिस, डैट, दीज, दोज को कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? प्रोनाउन कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन के बदले किया जाता है। अब बताइए बाबू, प्रोनाउन के बाद जो तीसरा वर्ड है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। बताइए एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे? एडजेक्टिव को हिंदी में कहेंगे विशेषण। है नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। अच्छा बताइए गुड क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है? हैंडसम का प्रयोग किसके लिए होता है? हैंडसम का प्रयोग मेल के लिए। और ब्यूटीफुल का प्रयोग? ब्यूटीफुल का प्रयोग बताइए ब्यूटीफुल का प्रयोग फीमेल के लिए। फीमेल के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग फीमेल के लिए। इसके बाद बताइए जैसे आप कहेंगे ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, जैसे हैप्पी भी आपका क्या होता है? हैप्पी आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सैड भी क्या है? एडजेक्टिव है। ग्रेट भी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे वह अच्छा है, ही इज गुड, इसमें गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर कहे तुम तेज हो, यू आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? अगर कहे वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, तो हैंडसम का प्रयोग किसके लिए होता है? मेल के लिए। और ब्यूटीफुल का प्रयोग किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। अब बाबू बताइए चौथा जो वर्ड आता है हमारा वो क्या आता है? वर्ब आता है। और पांचवा जो वर्ड आता है वो आपका क्या आता है? एडवर्ब आता है। एडवर्ब आता है। ध्यान से सुनिए बाबू, हल्ला कर रहे हैं आप लोग। एक वर्ब होता है, एक एडवर्ब होता है। तुम नहीं सुधर रहा है, तुम सुधर नहीं रहा है बाबू। बताइए वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। चलिए देखिए, वर्ब मीन्स होता है क्रिया और एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। एडवर्ब मीन्स देखिए वर्ब और एडवर्ब में क्या अंतर है समझिए। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, जैसे जाना, खाना, सोना, हंसना, गाना। जिस भी शब्द के हिंदी में क्या रहेगा? ना रहेगा,
और जिससे कार्य का बोध होगा, जिससे कार्य का क्या होगा, बोध होगा, उसी को हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे गो मीन्स क्या होता है, कम मीन्स आना, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, और गिव मीन्स बाबू देना, स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, वेक मीन्स क्या होता है, वेक अप या गेट अप का मतलब होता है जगना, है बाबू। रीड मीन्स पढ़ना, और टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, टीच मीन्स क्या होता है। तो इन तमाम वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस भी शब्द के अंत में क्या रहता है, ना रहता है, और जिससे कार्य का बोध होता है। अच्छा, इस आधार पर आप बताइए कि गोल्ड मीन्स सोना, गोल्ड मीन्स क्या ये वर्ब है, नहीं, क्योंकि ये नाउन है, मेटल का नाउन है ना, ये मेटल का नाम है। तो मेटल का जो नाम होता है या नॉन मेटल का नाम होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब नाम है। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू। अच्छा बताइए, इस आधार पर बताइए, पटना, इसके भी तो अंत में ना है, तो क्या हम पटना को वर्ब कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि पटना स्थान का नाम। तो जो नाम को दर्शाता है वो नाउन कहलाता है, और जो काम को दर्शाता है वो वर्ब कहलाता है। एडवर्ब क्या होता है बाबू, ऐसे सुनेंगे, एडवर्ब किसे कहते हैं। आप देखते होंगे कि वेरी गुड होता है, वेरी गुड, तो गुड को कहेंगे एडजेक्टिव, इसके पहले वेरी है तो उसको कहेंगे एडवर्ब। आप देखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल कहीं पे लिखा रहता है, तो मोस्ट को कहते हैं एडवर्ब, मोस्ट को क्या कहते हैं, आप ब्यूटीफुल को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एक वर्ड होता है एक्सट्रीमली, एक वर्ड होता है क्या, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल का अर्थ होता है अति सुंदर, क्या होता है बाबू, अति सुंदर। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है। कहीं कहीं पे आप देखिए, आपको रिमूव टू के बारे में जब बताए थे तो TOO का यूज किए थे ना बाबू। कहीं कहीं पे सो आ जाता है, SO, सो आता है ना। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, या जिसके अंत में LY लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, LY, जैसे स्लोली, ब्रेवली, समझ रहे हैं ना, ब्यूटीफुल्ली, LY पे समाप्त होने वाले जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एडवर्ब दो शब्द से बना होता है, एक एडजेक्टिव और एक वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब, ये जो एड देख रहे हैं इसका पूरा नाम क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एडजेक्टिव किन दो शब्दों का विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन। ये दो शब्द का विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। आप कहेगा एडवर्ब किन दो शब्दों का विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव और वर्ब। यानी इससे दो ऊपर चले जाइएगा, एडजेक्टिव से दो ऊपर चले जाइएगा तो क्या आपको मिलेगा, नाउन और प्रोनाउन। तो जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। आज जब इससे आप दो वर्ड ऊपर चले जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव और वर्ब। तो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ध्यान से नहीं सुन रहा है तुम लोग। चलिए देखिए, इसकी बात देखिए, जिसका क्लास है वो लोग जा सकते हैं, क्लास है तो जा सकते हैं। अब ये आगे देखिए, आगे देखिए बाबू, देखिए तो हम लोग समझ गए क्या क्या है, एक वर्ब समझ गए और एक क्या समझ गए, एडवर्ब समझ गए। इसको ये फ्लाइट मोड में डाला है, ठीक है। देखिए बाबू बताइए, इटिमोलॉजी में कितने तरह के वर्ड्स आते हैं, 8 तरह के। तुम लोग नहीं मानेगा, है नहीं मानेगा तुम लोग। यहाँ देखें, एक आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। ये एकदम नालायक है जी। यहाँ देखो बाबू, बताइए, एक तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए पहला वर्ड क्या है, दूसरा सब लोग बोलेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताइए एडजेक्टिव किन दो शब्द का विशेषता बताता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव और किसका, वर्ब का। एडजेक्टिव और वर्ब का। बताइए कितने तरह का वर्ड हो गया, 5 तरह। अब बताइए छठा वर्ड हमारा कौन सा आएगा, छठा वर्ड हमारा कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन। याद रखिएगा,
छठा वर्ड हमारा प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा बाबू? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और सातवां वर्ड क्या आएगा? कंजंक्शन। क्या आएगा बाबू? अच्छा, कंजक्शन नहीं होता है, याद रखिए, कंजक्शन नहीं होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। पीछे बात हो रहा है जी, बात नहीं करना है। तो कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पे देखिए, प्रीपोजिशन को कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे अभी, अभी क्वेश्चन पूछेंगे खड़ा करा के कि बताइए कौन वर्ड क्या है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, एक संबंध बोधक अव्यय होगा, एक होगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्या नाम होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये दोनों में आपको समझना है कि किस वर्ड को प्रीपोजिशन कहा जाता है और किस वर्ड को कंजक्शन की कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब एक बात समझिए बाबू, ध्यान देंगे। चलिए देखिए, प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है। कितने शब्द से? एक प्री और दूसरा, देखिए प्री का मतलब होता है प्रीफिक्स, जिसको आप उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और प्रत्यय पे हम आपको क्वेश्चन दिए थे। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के कहाँ जुड़ता है? आप देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है इन द मॉर्निंग, लिखा रहता है ना, तो इन को कहेंगे प्रीपोजिशन। इनको क्या कहेंगे? जैसे आप कहते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, बोलते हैं ना, तब 5 o'clock के पहले एट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? या फिर आप सिंस का प्रयोग करते हैं, या फॉर का प्रयोग करते हैं, या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जनरली ये शब्द की विशेषता को, ये शब्द की संबंध को दर्शाता है। संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? रिलेशन। अभी समझिए, जैसे इन जो होता है ना, ये प्रीपोजिशन होता है। इन के बाद जो इनटू होता है, इनटू, ये भी आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन। अच्छा, टू भी आपका क्या है? अच्छा, टू का पूरा नाम होता है टुवार्ड्स। टू का पूरा नाम क्या होता है? टुवार्ड्स को शॉर्ट में टू लिखा जाता है, याद रखिएगा। टुवार्ड्स को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? टू। तो टू भी प्रीपोजिशन है और टुवार्ड्स भी क्या है? प्रीपोजिशन। टू भी प्रीपोजिशन है और टुवार्ड्स भी प्रीपोजिशन। तुम क्या कर रही हो? मिला रही हो क्या? हाँ, जांच कर रही हो क्या कि सर सही बोल रहा है कि गलती बोल रहा है? तो इसको समझ लो, घर पे जाके उसको उलट पलट के पूरा देख लेना, फाड़ फूड़ के। ठीक है, पहले यहाँ देख लेना, ठीक है। घर पे तो आपके पास किताब है, घर पे हम नहीं मिलेंगे आपसे, बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम आपको क्लास में ही मिलेंगे। तो जितना आए, हाँ वीडियो मिल जाएगा, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, कि आप लोग क्लास में भी पढ़ लें और क्लास से। चलिए यहाँ देखें, ध्यान से समझ। तो इन क्या है बाबू? प्रीपोजिशन है। बताइए इन क्या है? इनटू, टू, टुवार्ड्स। अब देखिए सिंस भी आपका क्या होता है? फ्रॉम भी, विद भी। विद क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस जो होते हैं ना, समझो, प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देखिए, एक को कहते हैं सिंगल प्रीपोजिशन, सिंगल। जैसे देखिए इन सिंगल है कि नहीं है, लेकिन क्या इनटू सिंगल है? ये 2 वर्ड से बना है। तो जो 2 वर्ड से बना रहेगा, तो क्या 2 आदमी को सिंगल कहेंगे? क्या हस्बैंड वाइफ कोई होगा तो क्या आप उसको सिंगल कह सकते हैं? डबल कहेंगे कि सिंगल? और एक आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तब प्रीपोजिशन भी ऐसे ही होता है। जब सुनो, जब अकेले रहता है तो उसको सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं। और 2 को अगर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ विद लिखे हैं ना, अगर इसके साथ हम आउट जोड़ दें तो हमारा शब्द बनेगा विदाउट। जैसे आप बोलते हैं वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बगैर नहीं जी सकते। या वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। तो विदाउट जो वर्ड है वो क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। साथ ही साथ जो बिटवीन होता है, बिटवीन, बिहाइंड होता है, या एमोंग होता है, एमोंगस्ट होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है,
इसके बाद एबव होता है, ओवर होता है, ये सब के सब प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑन भी क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे आप कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन। या कहिएगा वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, वी लिव ऑन द अर्थ बोलेंगे तो ऑन क्या हो जाएगा? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो इन द ईस्ट और इन द वेस्ट में इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। तब प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स होता है स्थान। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजीशन। Pre means prefix and position means place. It means preposition is a word group of word placed before noun or pronoun to show its relation with other word in the sentence. इसका काम है रिलेशन बताना। क्या काम है बाबू? रिलेशन। अब इसके बाद वर्ड आता है आपका कंजंक्शन। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी तो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको शॉर्ट रिव्यू बता रहे हैं कि इटिमोलॉजी में कितने तरह के वर्ड्स आते हैं। एक बात याद रखेंगे, ये देखने में वर्ड है लेकिन ये अपने आप में एक चैप्टर भी है। जैसे आप देखिए नाउन एक चैप्टर है कि नहीं? नाउन में आप पढ़ते हैं ना कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, सिंगुलर प्लूरल नाउन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होता है कि नहीं नाउन चैप्टर। उसी तरह प्रोनाउन में भी आपको प्रोनाउन के 11 प्रकार पढ़ने होते हैं, एडजेक्टिव के 10 प्रकार पढ़ने होते हैं। एडजेक्टिव 10 तरह का होता है इंग्लिश में, हिंदी में 4 ही तरह का होता है। याद रखिएगा, हिंदी में 4 ही तरह का होता है, लेकिन इंग्लिश में कितने तरह का? 5 नहीं बाबू, 10 होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? अच्छा, वर्ब 2 टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसी को एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। एडवर्ब भी आपका 8 तरह का, 8-10 तरह का एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन कितने तरह का? 6 तरह का, सिंगल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, ये डिस्गस्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। और एक आपका होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, सिंगल, डबल, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जैसे रिगार्डिंग आप बोलेंगे ना, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एक प्रीपोजिशन होता है जिसमें आईएनजी रहता है। या ड्यूरिंग बोलिएगा ना, ड्यूरिंग, जिसमें आईएनजी लगा रहता है। तो जिस प्रीपोजिशन के अंत में आईएनजी रहता है उसका नाम होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या नाम होता है बाबू? प्रीपोजिशन जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो और भी इसको डेप्थ में पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन कौन से होते हैं, और उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आता है, कौन नाउन के कैटेगरी में है, कौन एडवर्ब के कैटेगरी में है, कौन कंजंक्शन के कैटेगरी में। अच्छा, कुछ कंजंक्शन का नाम आप लोग बता सकते हैं? कंजंक्शन का नाम बता सकते हैं? देखिए, कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बाबू समझो कंजंक्शन क्या होता है। कह रहे कि कंजंक्शन इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 वर्ड 2 फ्रेजेस मोर देन 1 सेंटेंस। इसका प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? जैसे राम और राम श्याम लिख देंगे, राम श्याम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? राम और श्याम होता है कि नहीं? राम श्याम लिख देंगे और नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे माता पिता लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, माता और पिता होता है कि नहीं? तो मदर एंड फादर होता है, राम एंड श्याम होता है। उसी तरह आई एंड वी होता है। आई एंड क्या होता है? तो ये जो एंड वर्ड देख रहा है ना, क्या देख रहा है? एंड। तो एंड को हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्योंकि राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। अगर कहीं आप इफ देख लीजिए, क्या इफ, तो इफ क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। अगर आप बिकॉज कहीं देखिएगा ना, क्या चीज? बिकॉज, ये भी आपका क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। अच्छा, कहीं पे आप व्हेन देखिएगा या ऑनलिस देखिएगा, क्या ऑनलिस देखिएगा, या आपको सो मिल जाए है। जैसे आप बोलेंगे ना कि ही इज इल सो ही हैज नॉट कम टुडे, ही इज इल सो ही हैज नॉट कम टुडे। वह बीमार है इसलिए वह आज नहीं आया है। तो वह बीमार है एक वाक्य हो गया, और इसलिए वह नहीं आया है, तो वह नहीं आया है को कौन जोड़ रहा है? इसलिए, सो। तो सो आपको क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। बताइए, कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। अब प्रीपोजिशन का काम है संबंध बताना, नाउन का काम है नाम को बताना, प्रोनाउन का काम है नाउन के बदले आना, एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, वर्ब का काम है काम को बताना, एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताना। अब जो वर्ड आपको मिलेगा, अगला जो वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का नाम क्या होगा? बाबू 8वां जो वर्ड है उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन,
ये इंटरजेक्शन होता है और ये कंजंक्शन होता है। ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। अच्छा बताइए इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या बोलेंगे बाबू? विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा है, सुनो बाबू, हिंदी में तुम लोगों को पढ़ना है विकारी और अविकारी शब्द। क्या पढ़ना है? रूपांतरण के आधार पे शब्द दो तरह के पढ़ने हैं, विकारी और अविकारी शब्द। जिस शब्द में आप परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वचन में परिवर्तन करिए, चाहे लिंग में परिवर्तन करिए, चाहे काल में परिवर्तन कीजिए, तो उस शब्द का नाम होता है विकारी शब्द। और जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? तो देखिए चार तरह के शब्द को अविकारी कहा जाता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। तो हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है कि रूपांतरण के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतरण के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। बाबू देखिए इंटरजेक्शन वर्ड को आप कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर आपको चोट लगती है, अगर आपको चोट लगती है तो आप कहते हैं ओह, ओह बोलते हैं कि नहीं? या अगर आप आह वर्ड का यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना, या आप वाऊ का यूज करते हैं, किसका? या आप हुरे वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? या अगर आप अल्लाह वर्ड का यूज करते हैं, किसका? अल्लाह, अल्लाह वर्ड का यूज करते हैं। ये जितना भी वर्ड देख रहे हैं ना, क्या क्या ओ हो गया या आ हो गया। एक और वर्ड आता है फाई फाई। क्या आता है? फाई फाई का अर्थ होता है छी छी। क्या होता है? घृणा का जहां बोध होता है ना, जहां गंदगी होता है, गंदगी होता है, वहां पे फाई फाई वर्ड यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस वर्ड को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। अब आइए बताइए ग्रामर का जो दूसरा भाग होता है उसका नाम क्या होता है? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। आपको हिंदी में भी 8 ही भेद पढ़ना है, लेकिन वहां 4 आधार पर पढ़ना है। एक रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक रूपांतरण के आधार पर, विकारी और अविकारी। एक आपको उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और एक आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और, तो इसी 8 शब्द को हिंदी व्याकरण में 4 भागों में बांटा गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हिंदी व्याकरण की हम चर्चा करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इटिमोलॉजी इज द सेकंड पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड। इटिमोलॉजी ग्रामर का दूसरा भाग होता है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में 8 तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। हम आपको जो है क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन देंगे? कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स। क्या देंगे? क्वेश्चन क्या देंगे? आइडेंटिफाई द वर्ड्स। आइडेंटिफाई द वर्ड्स एज दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे, मिसलेनियस वर्ड्स, और कहेंगे कि आपको इसमें पहचानना है कि कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन प्रोनाउन है, कौन नाउन है। पहचान सकते हैं? देखिए हम कुछ ही एग्जांपल्स दिए। अब कोई नाउन आपको पढ़ाएगा तो दुनिया का सारा नाम तो हम बता नहीं सकते, एग्जाम्पल बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हम लोग दूसरा पार्ट, हम लोग दूसरा जो भाग है इटिमोलॉजी को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग को बचा कौन सा भाग? तीसरा भाग। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग में जो थर्ड पार्ट होता है, जो थर्ड पार्ट होता है बाबू, उसका नाम बताइए आप लोग। थर्ड पार्ट का नाम क्या है? सिंटैक्स। थर्ड पार्ट का नाम है सिंटैक्स। आप बताएंगे सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? वाक्य विचार कहेंगे। ध्यान देंगे, सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। है बाबू, वाक्य विचार। अच्छा, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि वाक्य आ गया, पहले आपको लेटर आया, लेटर के बाद क्या गया? वर्ड, वर्ड के बाद क्या गया? सेंटेंस, वर्ड के बाद आपका आ गया क्या? सेंटेंस। अच्छा बताइए सेंटेंस माने क्या होता है बाबू? वाक्य होता है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो सिंटैक्स में हम वाक्य के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ इसके टाइप्स और काइंड्स के बारे में जानते हैं।
टाइप्स और काइंड्स के बारे में है। आप में से कोई बताएंगे सेंटेंस किसे कहते हैं? चलिए बताइए सेंटेंस किसे। देखिए कह रहा है कि इस ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए पार्टिकुलर मीनिंग ए कंप्लीट सेंस। बैठ जाइए। देखिए इसका डेफिनेशन होता है ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द अथवा शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्द अथवा शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू? वाक्य कहते हैं। तो बताइए वाक्य किससे बना होता है? वाक्य किससे बना होता है? शब्द से। और शब्द किससे बना होता है? अक्षर से। तो अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है? और सेंटेंस के द्वारा भाषा को व्यक्त किया जाता है। आप जो भी भाषा व्यक्त करते हैं वो किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? सेंटेंस के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? सेंटेंस के द्वारा। अब देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन होता है कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कई टाइप के होते हैं। जनरली ये सेंटेंस 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का बाबू? 6 टाइप का। समझिए पहला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का नाम क्या है? असर्टिव है। सुनिए पहला जो सेंटेंस है इसका नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। आपको अगर कहा जाए कि बताइए असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है? असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है? तो ये सब्जेक्ट से क्या होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट से क्या होता है बाबू? शुरू होता है। बात नहीं करो बाबू। और फुल स्टॉप पे क्या होता है बाबू? फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। देखिए जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, ठीक है? सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। इतना हमको तंग मत करो कि मेरा जूता जो है ना वो बाहर आ जाए। कहां से? पैर से। जितना सहनशील आदमी है उससे खतरनाक आदमी। बात से समझा रहे हैं? मत बात करो फिर बतिया रहे। धैर्य की परीक्षा ले रहा है। पहला सेंटेंस बताइए कौन? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। कौन वाक्य बाबू? साधारण। देखिए कोई भी वाक्य होगा तो वो 2 तरह का होगा। कितने तरह का? एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अच्छा बताइए अगर कहेंगे सी इज बिजी तो कौन सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। अगर कहेंगे सी इज नॉट बिजी, नेगेटिव। तो नॉट लग जाएगा तो कौन सेंटेंस कहलाएगा? तो कहेगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है समझिए, वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, जिससे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो बताइए आई एम बिजी कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। ये अफर्मेटिव है। और आई एम नॉट बिजी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर वह आई वी यू से शुरू हो रहा है मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे समाप्त हो रहा है, तो उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया? देखिए असर्टिव क्या होता है? असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव का कितना पार्ट होता है बाबू? बोलिए असर्टिव का कितना पार्ट? 2। एक पार्ट होता है क्या? अफर्मेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव। दूसरा पार्ट क्या होता है? नेगेटिव है। एक को कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। और दूसरे को क्या कहते हैं? नकारात्मक है। नकारात्मक। तो 2 तरह का वाक्य हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे अगर कहेंगे कि वी आर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? तो वी आर स्टूडेंट्स कौन सा वाक्य हो गया? अफर्मेटिव। अगर कहेंगे वी आर नॉट लीडर्स, वी आर नॉट लीडर्स, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है। अगर कहेंगे कि दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी कौन सा सेंटेंस? और कहेंगे कि दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट सैड कौन सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। सुनिए है बाबू, कहेंगे कि सी इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है कौन सेंटेंस? अगर कहेंगे कि सी इज नॉट डिसऑनेस्ट, सी इज नॉट डिसऑनेस्ट क्या होगा? अब जिसमें नॉट रहेगा वो क्या होगा? अच्छा निगेटिव में केवल नॉट ही नहीं रहता है, इसमें समझिए इसमें 15 तरह के वर्ड्स आते हैं।
कितने तरह के? 15 तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको निगेटिव वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका नो, नो क्या है? नेगेटिव। अगर आप कहिएगा कि ही हैज नो टाइम, ही हैज नो टाइम, ही हैज टाइम, अगर कहेंगे ही हैज टाइम, ही हैज टाइम, तो कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। अगर इसमें नॉट लगा दीजिए, नो लगा दीजिए कि ही हैज नो टाइम, या ही हैज नो मनी है, या ही हैज नो प्राइड, तो ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, या मिल्क कहिएगा, ही हैज नो मिल्क, तो ये जो वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? नो। तो नो भी आपका निगेटिव वर्ड है, नो भी क्या है? निगेटिव वर्ड। अब निगेटिव वर्ड में आपका नो आता है, नॉट आता है, नेवर आता है, नथिंग आता है, नाइदर आता है, नॉर आता है, ये सब एन इसमें दिख रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें एन नहीं दिखेगा, फिर भी वो निगेटिव वर्ड्स हैं। जैसे फ्यू, फ्यू आपका कौन सा वर्ड्स होगा? निगेटिव वर्ड्स होगा। आप याद रखिएगा, कुछ वर्ड देखने में लगता है कि वो क्या है? अफर्मेटिव है, लेकिन होता है निगेटिव। कौन कौन वर्ड है वो देखिए, ध्यान दीजिए। एक वर्ड होता है फ्यू, फ्यू निगेटिव वर्ड है। लिटिल, लिटिल भी निगेटिव वर्ड है। रेयरली, रेयरली निगेटिव वर्ड है। बेयरली, बेयरली भी निगेटिव। सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम भी क्या है? निगेटिव वर्ड है। अच्छा, नेवर का नाम सुना आप लोग? नेवर भी निगेटिव वर्ड होता है। तो नेवर हो गया, नथिंग हो गया, नाइदर हो गया, नॉर हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया। फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सारा वर्ड निगेटिव वर्ड्स होता है। ये सब हम आपको क्वेश्चन टैग में बताए थे। कहाँ बताए थे? क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में ये 15 वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। 15 वर्ड्स के बारे में आपको क्या पढ़ना? निगेटिव वर्ड्स। तो बताइए, जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंस को दर्शाता है, कौन सा सेंटेंस कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के कुल 6 प्रकार होते हैं। अरे बाबू, सेंटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं बताइए? 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद क्या हो गया? वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ का बोध होता है, उसी को हम लोग साधारण वाक्य अर्थात असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे देखिए, वी क्या है? सब्जेक्ट है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इज दैट नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। Every sentence has been divided into 2 parts, first subject and second predicate। किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? 3। एक भाग होता है जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। एक भाग होता है जिसको वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और एक भाग होता है जिसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं कि कौन कौन क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहिएगा कि ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। एक सेंटेंस हमने लिखा क्या? ही टीचेज अस इंग्लिश। बाबू बताओ, ही को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और टीचेज को क्या कहेंगे? वर्ब। अस को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, यहां से लेकर टीचेज से लेकर इंग्लिश तक के भाग को कहेंगे प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। और यहाँ पे इस भाग को कहेंगे सब्जेक्ट। तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, वह 2 ही चीज से बना होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहेंगे और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे? विधेय कहते हैं। और याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट होता है उसका भी 2 नाम होता है, एक कर्ता और दूसरा उद्देश्य। उद्देश्य जो होता है ना, उसको भी कर्ता ही कहते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा हिंदी व्याकरण में कि गाय दूध देती है, इसमें गाय क्या है? कर्ता भी है और उद्देश्य भी है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द काउ गिव्स मिल्क, बोलेंगे ना, द काउ गिव्स मिल्क। तो काउ को हम सब्जेक्ट भी कहेंगे और क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे, सॉरी उद्देश्य कहेंगे। कर्ता भी कह सकते हैं और उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस का भाग हो गया क्या? कौन सा भाग? असर्टिव। अब असर्टिव के बाद आप लोग बताइए
कि दूसरा भाग कौन सा होता है। दूसरा भाग क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है, बताइए दूसरा भाग क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाबू बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का? दो। ये प्रश्नवाचक वाक्य आपका दो तरह का होता है। एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। क्या कहते हैं बाबू? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं? WH कंपाउंड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस है। बाबू देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न। The sentence that is used for asking someone a question is called interrogative sentence, has been divided into two parts, interrogative yes no sentence and interrogative WH compound sentence। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के? अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि कैसे हम पहचाने कि इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस है और कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस? बताइए इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब को ही कौन सा वर्ब कहते हैं? एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब। तो याद रखिएगा जो सेंटेंस इज से शुरू होगा या एम से शुरू होगा या आर से शुरू होगा या फिर डू डज डिड से शुरू होगा, डू डज डिड से शुरू होगा, इज एम आर से शुरू होगा, वाज वेयर से शुरू होगा, हैज हैव हैड से शुरू होगा, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड से शुरू होगा, आउट टू से शुरू होगा, तो वैसे सेंटेंस का नाम क्या होगा? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। हिंदी में यह सेंटेंस किससे शुरू होता है? हिंदी में यह सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से। और इंग्लिश में तो दो तरह का आपका सेंटेंस होगा। कितने तरह का? एक होगा क्या? इंट्रोगेटिव यस नो। यस नो सेंटेंस है। एक होगा इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस और दूसरा क्या होगा बताइए? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। आप लोग बता सकते हैं? कोई एक आदमी बताइए, कोई एक आदमी बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल आपको बताना है। आप में से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 5 एग्जाम्पल बताइए यस नो सेंटेंस का। कोई एक आदमी खड़े होकर बताइए। कोई बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। बोलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? कौन सा भाषा हम बोल रहे हैं? अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। अंग्रेजी हम बोलने लगेंगे ना तो आप 5 मिनट क्लास में नहीं रह पाएंगे। बोलिए कोई बोलेंगे? 5 सेंटेंस बताना है जो यस नो सेंटेंस है। देखिए बाबू खड़े होके बोलो 5 सेंटेंस। तुम इंतजार करती हो कोई खड़ा होगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे। बताओ बाबू 5 सेंटेंस बताओ। पहला आर यू रेडी। अच्छा आर यू रेडी का अर्थ क्या होगा? क्या तुम तैयार हो? देखिए यस नो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अभी आपको बताए ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और बताइए MI स्टडी नहीं ING जोड़ेंगे इसमें, स्टडिंग होगा। और बोलिए आर से लिखे हैं इज से बताइए। इज ही गोइंग। इज ही गोइंग हो सकता है। और बताइए एक लिख दीजिए डू यू नो मी। डू यू नो मी। ऐ बाबू सुनो बैठ जाओ। जो सेंटेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा किससे? हिंदी में किससे शुरू होगा? क्या तुम तैयार हो?
क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या वह जा रहा है, और क्या आप मुझे जान। तो जो वाक्य क्या से शुरू होगा उस वाक्य का नाम क्या होगा, यस नो सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या होगा बाबू, इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। ये WH वर्ड से शुरू होगा, किससे बाबू, अच्छा WH वर्ड को ही आप कहते हैं क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के अंत में रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब कोई बताइए जो क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, कोई सेंटेंस बताइए जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो है। और देखिए कहा है व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अरविंद सर। आई 5 गो हो गया। व्हाट इज योर नेम हो गया है। अच्छा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू है गोइंग, व्हाट डू यू डू है, हाउ ओल्ड आर यू, वाई आर यू है, वाई आर यू सैड। चलिए बताइए बाबू, ये WH वर्ड से शुरू है ना, किससे शुरू है, तो जो WH वर्ड से शुरू होगा उसको कहेंगे WH कंपाउंड सा। और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा बोलिए इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। क्या होगा, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। ए बाबू सुनिए, कह रहा है जिस सेंटेंस का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा बताइए, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन मार्क को ही कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क। क्या कहते हैं, इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं, इंट्रोगेशन मार्क। सुनो बाबू, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। कौन सेंटेंस हो गया, कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा इसके पहले कौन सेंटेंस पढ़े, असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब। अच्छा देखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस में यू पहले आएगा, आई पहले आएगा, ही पहले आएगा, यू पहले आएगा। लेकिन यस नो सेंटेंस में पहले क्या आएगा, आर नहीं, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, और WH कंपाउंड सेंटेंस में पहले क्या आएगा, WH वर्ड। अब तीसरा जो सेंटेंस होता है, तीसरा सेंटेंस का नाम बताइए, तीसरा सेंटेंस है बाबू, तीसरा सेंटेंस क्या, तीसरा सेंटेंस बताइए। तीसरा सेंटेंस होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव अला नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस का नाम बताइए। अच्छा आप में से कोई बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हिंदी बता दीजिएगा। है इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, आदेशात्मक वाक्य है। अल्लाह नहीं कीजिए, बताइए इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य। देखिए कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है। सुनिए बाबू, पहला काम होता है ये ऑर्डर देगा। क्या देगा, तो ऑर्डर और कमांड को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, और ये V1 से शुरू होगा, किससे, और अंत में ओ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, जैसे आप कहिएगा जाओ, तो जाओ का क्या होगा, आओ, तो वहां जाओ, गो देयर। कहेंगे यहाँ आओ, कम हेयर। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर कहेंगे कि स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो। सुनिए बाबू, सुनिए, आपसे हमने शुरू में क्या कहा था, शुरू में हम यही बात कहे थे जो पसीना से नहाता है वो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए, आपके साथ हम भी आप ही के क्लास में हैं। सुनिए
मेरा भी पंखा बंद है कि नहीं है? क्या हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपको गर्मी में रखे हैं, हम खुद एसी का हवा खा रहे हैं? आप लोगों को पता है, आप लोगों से ज्यादा सुकुमार शरीर मेरा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप लोगों को जब पढ़ाना रहता है तो वो सारा सुकुमारी आदमी भुला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चलिए सुनिए, देखिए आपका अभी क्लास और 20 मिनट चलेगा। जी जाएंगे कि मर जाएंगे? देखिए आप लोग ये बताइए, सुनिए, जब आप क्लास में एक जगह बैठकर 2 घंटा अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कल के डेट में आपको 6 घंटा और 8 घंटा जॉब करना होगा, तब तो आप भाग जाएंगे जॉब छोड़। आए पंखा का हवा मिलेगा? जिस तैयारी से आप तैयारी कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको किसी ऑफिस के अंदर नौकरी नहीं मिलेगा, ऑफिस के बाहर नौकरी मिलेगा, और वो भी लाठी लेके, जो पुलिस नहीं होता है वही नौकरी मिलेगा। नहीं मिल सकता है। आज सुनिए हम आपको बताते हैं, सुनिए आज का पढ़ाई इतना चौपट हो गया है। सुनिए, आज का पढ़ाई इतना चौपट हो गया है कि आप इस चीज का डेटा देख लीजिए कि अगर 100 विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें सफल विद्यार्थी आपको 2 से 5 ही मिलेंगे। 95 विद्यार्थी जो है ना वो असफल हैं, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, बाबूजी के पैसा पे जी रहे हैं। 95 विद्यार्थी। एक और बात समझ लीजिए, वो 5 विद्यार्थी वही है जो क्लास में न जिनको कभी गर्मी हुआ है, न कभी ठंडी हुआ है, न कभी बरसात हुआ है। देखिए, नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास बहुत बहाना होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? अच्छा, हम चाहें तो हम भी पंखा ऑन करके, हमको भी तो गर्मी हो रही है, नहीं गर्मी हो रही है? बोलिए। खुद हम 12 घंटा एसी में रात को सो कर आ रहे हैं और सुबह में पसीना से भीग रहे हैं, हमको भी गर्मी हो रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सुनिए, बात सुनिए, क्या कह रही हो? ठीक है, पंखा नहीं चल सकता है। ये आपको देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। अभी आपको जलना पड़ेगा। चलिए देखिए, बताइए इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। जो V1 से शुरू होगा उसको कहेंगे ऑर्डर और कमांड। क्या कहेंगे? जिसको ज्यादा गर्मी हो रहा है उससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो 5 बता देगा तो हम फैन ऑन कर देंगे, और नहीं बताएगा तो अपने घर से एक हैंड फैन ला के सबको पंखा डुलाना पड़ेगा। बोलिए, अगर एक्सेप्ट है तो बोलिए। चलिए देखिए, पहले वो कमिटमेंट करेगा कि सर हम ऐसा करेंगे, उसको खड़ा कराएंगे। अब 5 सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं। समझ रहे हैं? वहीं से पूछ देंगे। चलिए बताइए बाबू, एक देखिए, एक वर्ड होता है प्लीज और काइंडली। प्लीज और क्या? काइंडली। ध्यान से समझिए, प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होता है और इसके बाद जो V1 होता है, ये रिक्वेस्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? रिक्वेस्ट को। जैसे कहिएगा प्लीज गो देयर, क्या बोलेंगे? प्लीज गो देयर। हल्ला नहीं कीजिए।
ओए हल्ला, प्लीज गो देयर। अगर यहाँ कहेंगे काइंडली है, काइंडली हेल्प हिम, तो जो वाक्य प्लीज और किससे शुरू होगा, वह रिक्वेस्ट को दर्शाएगा। किसको? और ये भी आपका कौन सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए बाबू, जो डोंट से शुरू होगा, किससे? डोंट से, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। डोंट से जो शुरू होगा ना, वो फॉरबिड को दर्शाता है बाबू, फॉरबिड को दर्शाता है। जैसे आप कहेंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर है, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर है, नेवर टेल ए लाई, नेवर इंसल्ट द पुअर, ये सब फॉरबिड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जो एडवाइस को दर्शाएगा वो भी V1 से शुरू होगा। एडवाइस को दो दर्शाएगा, किसको है? एडवाइस को, एडवाइस को दो दर्शाएगा, वो V1 से शुरू होगा। सुनिए, जैसे आप कहिएगा वॉक इन द मॉर्निंग, क्या कहिएगा? वॉक इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है? अगर कहेंगे आप हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए, यह एक क्या है बाबू? क्या है? सलाह है। क्या है? सलाह है। तो अभी हम लोग जो बात किए, पहला सेंटेंस क्या था? असर्टिव, दूसरा, तीसरा इंपरेटिव, और 3 सेंटेंस बचा है, और 3 सेंटेंस मात्र आपका है 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका क्लास ओवर, बस 10 मिनट, 10 मिनट में सेंटेंस खत्म हो जाएगा। देखिए 11 है, अभी 9 बजने में 15 मिनट कम है। ये तो एकदम गुहार लगा रही है। चलिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए इंपरेटिव सेंटेंस तक। एक बात समझिए, है अगर आप में पढ़ने की ललक हो तो हम चाहें तो कंटिन्यू 4 घंटा, 24 घंटा और 24 घंटा भी पढ़ाएंगे ना, तो किसी किताब, कॉपी, नोट्स किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, अगले क्लास में कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है? ये कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो उसको।